हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 6 अप्रैल और आज की डेट में हम जिन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं तलाश इनिशिएटिव। देन हम देखेंगे सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के बारे में देखेंगे। हाल ही में ये जो अजरबैजान देश है ये काफी न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। 2026-27 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि एआई को शामिल किया गया है ताकि बच्चे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और लास्ट में हम देखेंगे रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द तलाश इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर जो तलाश पहल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम बिटवीन द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड यूनिसेफ इंडिया। एंड सेकंड, it aims to provide psychometric assessment for students of Eklavya Model residential schools inspired by the NCERT's Tamanna model. Third, the initiative focuses on providing personalized career cards based on students' interest and strengths. And fourth, it is restricted only to tribal students in the northeastern states of India. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है तलाश इनिशिएटिव से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर केवल तीन ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो तलाश ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पर तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब इनिशिएटिव। सो ये एक नेशनल प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद द यूनिसेफ इंडिया। So the program is designed for the holistic development of students in Eklavya Model residential schools across the country. इसके कोर फीचर्स की बात करें तो वन ऑफ इट्स कोर फीचर इज द यूज ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट विच हेल्प इवेलुएट अ स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटीज personality traits and aptitudes. So these assessments are directly inspired by the NCERT's Tamanna initiative, which helps students recognize their interests relative to various career paths. So based on the results, students receive career cards that suggest career options best suited to their individual skills and interest. So ये जो initiative है, this initiative is not restricted to the Northeast. It is expected to benefit over 38 lakh students enrolled in EMRSS across 28 states and union territories. सो ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है टू ब्रिज गैप्स इन एजुकेशन एंड एम्पावर ट्राइबल यूथ थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो तलाश इनिशिएटिव है ये है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का और इसमें पार्टनरशिप है यूनिसेफ इंडिया का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Sukna Wildlife Sanctuary, recently in the news, is located in which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सुखना वन्यजीव अभयारण्य जो है
जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं शिवालिक रेंज, गारो हिल्स, वेस्टर्न घाट्स या फिर सतपुरा रेंज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है शिवालिक रेंज में। आप देख सकते हैं Sukna Wildlife Sanctuary has emerged as a remarkable success story of ecological revival, which is nestled in the fragile Sivalik Hills. So, it is a protected area located in Chandigarh near the famous Sukna Lake at the foothills of the Sivalik Range. So, the lake was created by the architect Le Corbusier in 1958 by diverting the Sukna Choi, a seasonal stream that flows down from the Shivalik Hills. So, the sanctuary was developed as a result of afforestation done for soil conservation around Sukna Lake, and the sanctuary was established in 1998. So the place is quite unstable geographically and becomes prone to soil erosion by surface runoff during rains. It has sandy soil of Sivalik with pockets of clay embedded at places, and apart from the Sukna Lake, there are around 150 small and large water bodies in the sanctuary that form its catchment area. तो आप ध्यान रखेंगे ये जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चंडीगढ़ में है, और अगर हम रेंजेस की बात करें तो ये शिवालिक हिल्स जो है या शिवालिक रेंज जो है उसमें स्थित है। वेजिटेशन की बात करें तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मिक्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड्स विद द सुखना लेक फॉर्मिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इको सिस्टम। यहाँ की फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे खैर, आंवला, रति, शीशम, मूंज, अमलतास ये सब पाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम फौना की बात करें तो यहाँ पर जंगल कैट, जैकाल, वाइल्ड बोर ये सब पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The reference to the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana approved in 2025, consider the following statements. So यहाँ पर जो तो वर्ष 2025 में स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्कीम अडॉप्ट्स अ सैचुरेशन बेस्ड अप्रोच टू कन्वर्ज वेरियस सेंट्रल स्कीम्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज टू फोकस सोलली ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। Second, it targets 100 districts across the country selected based on parameters such as low cropping intensity and below average credit disbursement. And third, the implementation structure is a three-tier model involving district-level committees, state-level steering groups, and national-level oversight bodies. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। सो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है ये एक विजनरी इनिशिएटिव है डिजाइंड टू ट्रांसफॉर्म अंडर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रीजन्स, and the scheme is inherently holistic, so it explicitly includes allied activities such as fisheries, animal husbandry, and agroforestry, not just crop agriculture, to ensure a comprehensive boost to the rural economy. So the scheme identifies 100
districts characterized by the structural challenges like low productivity, low cropping intensity, and inadequate credit access. So these are often referred to as aspirational agricultural districts and are describing the three-tier implementation framework designed for transparency and accountability. District Dhan Dhanya Samitis, state level steering groups and national level oversight bodies ये सब यहाँ पर वर्क करेंगी ताकि ये जो इनिशिएटिव है इसको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके. So the convergence of 36 schemes across 11 ministries ensures that funds and technical support are directed synergistically, moving away from fragmented agricultural interventions towards a saturation-based governance model. तो आप ध्यान रखेंगे जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ये अप्रूव किया गया 2025 में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With reference to Azerbaijan, consider the following statements. So यहाँ पर जो अजरबैजान देश है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है It is a landlocked country located along the southern flanks of the Caucasus Mountains. And second, it shares its border with Russia and Georgia. Third, the Mount Bajar-Duju is the highest peak of the Azerbaijan. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है अजरबैजान से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. आपको बताना है अजरबैजान से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड और थर्ड. फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर है वो इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है. ये इनकरेक्ट है. आपने पढ़ा होगा कि जो कैस्पियन सी है अजरबैजान का बॉर्डर इससे लगता है. हम यहाँ डिटेल में देख सकते हैं. सो अजरबैजान अभी न्यूज में रहा बिकॉज इंडिया एंड अजरबैजान कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यूड द करंट स्टेट ऑफ बायलेटरल रिलेशंस covering areas of mutual interest in Baku. अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू. So Azerbaijan is located at the junction of Eastern Europe and Western Asia along the southern flank of the Caucasus Mountains. So ये जो कंट्री है it is bordered by Russia in the north, Georgia in the northwest, Armenia in the west and Iran in the south. So it is bounded in the east by the Caspian Sea और यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो है बाकू. क्लाइमेट की बात करें तो इट्स क्लाइमेट इज हाईली वेरीड एंड कंटेन्स एग्जाम्पल्स ऑफ 9 आउट ऑफ द वर्ल्ड्स 11 क्लाइमेट जोन्स. और यहाँ की जो मेजर रिवर है वो है कूरा, अरास एंड अल्जानी. आपने देखा कि यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट बजर दुजू. साथ ही अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो अजरबैजान मेनली कंसिस्ट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टाइटेनियम, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम एंड क्रोमियम. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है यह किस राज्य में स्थित है.
आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये स्थित है उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क recently reopened after a 6-month winter break, highlighting seasonal conservation management in the Himalayan region. So it is located in the Uttarakhand along the upper catchment of the Bhagirathi River, and the park's northeastern boundary touches China and it shares border with the Kedarnath Wildlife Sanctuary and Govind National Park. सो ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है इसको स्टैब्लिश किया गया 1989 में and it covers an area of 1553 square kilometer and rises to an altitude of 7083 meters encompassing diverse terrain. तो अगर हम फ्लोरा की बात करें तो द पार्क इज enveloped by the dense coniferous forests that are mostly temperate. सो देवदार, फर, स्प्रूस, ओक ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम फोना की बात करें तो वेरियस रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक ब्लू शीप, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनल, हिमालयन तहर, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Starting from the 2026-27 academic session, the CBSE will introduce a new curriculum for classes 3 to 8 focusing on which two foundational domains to move away from rote learning. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2026 और 27 के जो शैक्षणिक सत्र हैं उनसे शुरू होकर के सीबीएसई ने क्लास 3 to 8 तक के लिए एक नया पाठ्यक्रम लागू किया है जो ये जो रटने की पद्धति है इससे दूर करने के लिए किन दो मूलभूत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, सेकंड रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग, थर्ड डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर सिक्योरिटी या फिर कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है ये जो नया एकेडमिक सेशन है 2026-27 का तो सीबीएसई क्लास 3 से 8 तक के बच्चों के लिए क्या नया कैरिकुलम इंट्रोड्यूस करेगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये है कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख सकते हैं The Ministry of Education and CBSE launched a new curriculum on computational thinking and artificial intelligence for the students of class 3 to 8. So the curriculum is designed to be introduced in the 2026-27 academic session, aiming to build digital literacy and analytical skills from an early age. So it shifts the educational focus from rote learning to critical thinking, logical reasoning, and pattern recognition. An expert committee chaired by the Karthik Raman of IIT Madras developed the learning modules and teachers' handbooks. While introduced for class 3 to 8 now, the curriculum for class 9 to 10 will be unveiled by the NCERT next year. एनईपी 2020 की बात करें तो इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इनटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बाय मेकिंग इट मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। वर्तमान समय में जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो है धर्मेंद्र प्रधान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
According to the Renewable Capacity Statistics 2026 report by the International Renewable Energy Agency, what is India's rank as a global renewable energy market in 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की जो नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इंडिया की जो रैंक है रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट में, वो है थर्ड। आप देख सकते हैं, द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी released its annual renewable capacity statistics 2026 report highlighting India's growth in the green energy sector. So, India emerged as the third largest renewable energy market globally in the 2025, trailing only behind China and the United States. So, India's total installed renewable energy capacity reached 250.5 gigawatt in 2025, a significant increase from 175.9 gigawatt in 2023. So the country added approximately 45 gigawatt of renewable capacity in 2025, driven largely by 37 gigawatt of solar energy additions. And in the wind energy sector, India saw its highest annual increase ever, adding 6.3 gigawatt in 2025. सो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी यूएई में, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट सपोर्ट्स कंट्रीज इन देयर ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।